देखिए लास्ट 4 वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड तथा टू फेस मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो सॉल्व करने में लास्ट में जब हम देखते हैं फाइनल टेबल में जाते हैं तब वहाँ पर हम फाइनल टेबल में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमें उसे सॉल्व करने में। तो देखिए उन प्रॉब्लम्स को ही मैंने स्पेशल केस के नाम से यहाँ पे लिखा है। देखिए पहली प्रॉब्लम क्या आती है, पहली प्रॉब्लम को केस नंबर फर्स्ट लिखा है। तो देखिए पहली प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम किसी भी एलपीपी को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डेल्टा जे की तो वैल्यू स्मॉल देन एंड इक्वल टू 0 के होती है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होती है, 0 होती है। तो ये कंडीशन तो ऑप्टिमलिटी की सेटिस्फाई होती है। वट ऑल द आर्टिफिशियल वेरिएबल आर प्रेजेंट इन द बेसिस, लेकिन उस जो भी सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस में, ठीक है। तो देन द गिवन एलपीपी हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन या इनफिजिबल सोल्यूशन। तो उस एलपीपी को क्या बोल देंगे, लास्ट में लिख देंगे कि एलपीपी हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन या फिर इनफिजिबल सोल्यूशन। तो देखिए इसका मैं एग्जाम्पल ये दे रखा है यहाँ पे, मैक्स जेड इक्वल टू -kx1 -kx2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दे रखे हैं ये, और इसको सॉल्व करना। तो देखिए अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आती हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है इनको सॉल्व करना और सिंप्लेक्स टेबल को किस प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, फाइनल टेबल में जाऊँगा और आपको समझाऊँगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे अप्लाइड होती है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे ये इसकी फाइनल टेबल ऐसी है उस क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन की ये वाली जो फाइनल टेबल आएगी हमारी। इस फाइनल टेबल में देखेंगे डेल्टा जे की वैल्यू स्मॉल देन इक्वल टू तो है, यानी कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। बट यहाँ के बेसिक में देखेंगे हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल देखिए बेसिक में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा इनफिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा एलपीपी का, ठीक है। इतना लिख देंगे बस। अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम एलपीपी को सॉल्व करते हैं तो केस सेकंड में देखते हैं एलपीपी हैविंग अनबाउंडेड सॉल्यूशन। देखिए अनबाउंडेड सॉल्यूशन एलपीपी का कब होता है, देखिए जब हम सॉल्व करते हैं तो जब हम इनकमिंग वेक्टर निकालते हैं तो व्हाट इफ बी फाइंड इनकमिंग वेक्टर व्हाट ऑल द एलिमेंट ऑफ इनकमिंग वेक्टर, यानी कि दिस कॉलम आर नेगेटिव, तो सो वी कैन नॉट सेलेक्ट आउटगोइंग वेक्टर। हिंस इन दिस केस द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, ठीक है। समझ में आया। देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे देखिए ये हमारी एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से सिंप्लेक्स मेथड टेबल बनाएंगे, सिंप्लेक्स टेबल बना के पूरा सॉल्व करेंगे और हम फाइनल टेबल तक पहुंच जाएंगे। तो हम फाइनल टेबल में जाकर देखेंगे, ये है इस क्वेश्चन की फाइनल टेबल। तो फाइनल टेबलों की डेल्टा जे की वैल्यू देखेंगे, डेल्टा जे की वैल्यू ये सारी ली हमने, ठीक है। अब ग्रेटर सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं वो होता है इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर तो हमें पता लग गया, लेकिन इनकमिंग वेक्टर के जो एलिमेंट हैं, इनकमिंग वेक्टर के कॉलम में देखिए जो एलिमेंट हैं हमारे सारे नेगेटिव हैं। तो यही तो उसमें इस केस में कहा गया है कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव हैं तो वहाँ पर हम आउटगोइंग वेक्टर ले ही नहीं सकते। देखिए आउटगोइंग वेक्टर कैसे लेते हैं, यहाँ पे एक्स जे की और डिवाइड बाई ये, तो जब हमारा नेगेटिव वैल्यू होती है तो हम यहाँ पर डैश बना देते हैं, तो दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं तो यहाँ पे आउटगोइंग वेक्टर हमें मिल ही नहीं पाएगा। जब आउटगोइंग नहीं मिल पाएगा तो वहाँ पर लिख देंगे हम एलपीपी एज सोल्यूशन अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड सोल्यूशन लिख देंगे। अब देखिए केस नंबर 3 पे आते हैं। अब देखिए हमारे केस नंबर 3 है कि एलपीपी विद सम कांस्टेंट टर्म इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती है तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एग्जाम्पल लिया है मैंने, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गई और सभी वैसे ही हैं जैसे हम पीछे सॉल्व करते थे क्वेश्चन को, सही प्रॉब्लम्स को। तो इसमें क्या डिफरेंस है, केवल यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म आ गई, तो हम क्या करेंगे इस कांस्टेंट टर्म को लीव कर देंगे। देखिए लीविंग द कांस्टेंट टर्म विल अप्लाई सिंप्लेक्स, जब हम मेथड का यूज करेंगे सिंप्लेक्स मेथड का तो वहाँ पे क्या कर देंगे इस टर्म को, कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे और उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं। उसके बाद में द एंड
द कांस्टेंट टर्म इज एडेड टू द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बाद में जाकर एंड में जाकर हम क्या कर देंगे, ये ऐड कर देंगे और हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये समझ में आया किस प्रकार से करेंगे, बस इसमें कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे और सॉल्व कर देंगे इसे, और लास्ट में जाकर वो कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे। अब देखिए चौथी प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारी कोई भी प्रॉब्लम दे रखी होती है उसके नीचे लिखा होता है x1 x2 आर अनरेस्ट्रिक्टेड, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, x1 x2 x3 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है अनरेस्ट्रिक्टेड। तो जो भी अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा होता है उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए हम देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ गिवन LPP इज इन मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जो LPP है हमारी मैक्सिमाइजेशन की, यानी कि मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद में दे रखा है ऑल VI's आर पॉजिटिव, ये वाले सारे पॉजिटिव हैं, तो हमारी कंडीशन है, हम यही तो देखते हैं, हाँ ये मिनिमाइज तो नहीं है और ये इसमें कोई भी नेगेटिव तो नहीं, नेगेटिव होगा तो दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर मिनिमाइज होगा मैक्स में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ये तो कुछ है नहीं। अब अगले देखेंगे, गिवन दैट द पॉजिटिव वेरिएबल्स x1 x2, जो x1 और x2 वेरिएबल हैं पॉजिटिव वेरिएबल, आर अनरेस्ट्रिक्टेड, वो क्या है यहाँ पे दे रहा है x1 x2 आर अनरेस्ट्रिक्टेड हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इन द साइन, कौन सा साइन लेंगे, देखिए इस प्रकार से लेंगे। देखिए x1 की जगह पे हम लिख देंगे x1 इक्वल टू x1 डैश और माइनस के x1 डबल डैश, ये ले लेंगे x1 की जगह पे, और x2 की जगह पे लेंगे हम x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। तो x1 और x2 की ये वैल्यू हैं, ये सारी वैल्यूज हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम दे रखी थी उस प्रॉब्लम में x1 x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम देखिए, हम जब हम x1 और x2 की ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए जब हम x1 x2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा मैक्स z इक्वल टू x1 की जगह पे x1 डैश और माइनस 2x1 डैश डबल डैश लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे 2 तो इसमें था, 2 तो ऑलरेडी था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो x1 की जगह पे x1 डैश माइनस x1 डबल डैश ये लगाना है, तो वही लगा दिया है माइनस लेके, 2 था दोनों में तो दोनों में लगेगा, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इसी प्रकार से ये सारी वैल्यू रख दी, इतना मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब अगले देखते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम ये वाली है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हम इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ये सारी इनइक्वलिटीज़ हैं, इनको इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आइए कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए नाउ चेंज द गिवन इनइक्वलिटीज़ इनटू इक्वलिटीज़ बाय यूजिंग सिलेक्ट वेरिएबल। सिलेक्ट वेरिएबल का यूज करके इनको इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। सिलेक्ट वेरिएबल लिए गए हैं इसमें x3 x4 x5, आप इसकी जगह पे s1 s2 s3 भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया है x3 x4 x5। उसके बाद में देखेंगे, देखिए इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। चलिए अगर आपको x1 से x3 से x4 x5 से प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ पे हम ले लेंगे s1 s2 और s3, ठीक है। ये वेरिएबल हमने ले लिए। अब देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म वैसे लिख देंगे। x1 डैश की वैल्यू देखिए, s1 डैश की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 1 1, ये है सारी वैल्यू। x1 डबल डैश की वैल्यू क्या है 1 -1 -1 1 -1 -1। x2 डैश की वैल्यू है 2 1 3 2 1 3। ये सारी वैल्यूज हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब देखेंगे हम बेसिक वेरिएबल हमारे कौन से होंगे। बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन बना रहा है, x3 x4 x5, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हमारे बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे, जैसे कि हम लास्ट के क्वेश्चन में कई बार बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या हो जाएंगे, x3 x4 x5। सॉरी, बेसिक वेरिएबल यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या लिए थे, s1 s2 s3, तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, s1 s2 और s3 ले लेंगे, s3। अब देखेंगे हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे और इसमें देखेंगे किस प्रकार से। देखिए सिंप्लेक्स टेबल को सॉल्व उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पीछे कर चुके हैं।
देखिए ये आ गई हमारी फाइनल सिंप्लेक्स टेबल। देखिए अगर आपको सिंप्लेक्स टेबल बनाना नहीं आती तो आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं, उसमें सिंप्लेक्स बताया है मैंने कि सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी टेबल को हम किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व करके और मैं फाइनल टेबल तक आ गया। तो देखिए ये हमें प्राप्त होगी फाइनल टेबल। तो फाइनल टेबल को अब देखिए क्या क्या करेंगे हम। देखिए आल डेल्टा जे की वैल्यूज़ देखेंगे हम। आल डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई या तो जीरो आ गई। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा मिनिमम रेशियो है, जब सारी वैल्यू नेगेटिव और जीरो आ गई तो मिनिमम रेशियो मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मिनिमम रेशियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे सिंस, ये देखिए सिंस आल डेल्टा जे स्मॉल देन एंड इक्वल टू जीरो देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो सारी डेल्टा जे की वैल्यू नेगेटिव या फिर जीरो के बराबर आ गई तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ऑप्टिमल। तो हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ गिवन एलपीपी इज, तो गिवन एलपीपी दी गई एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए x1 डैश की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमें x1 डैश की वैल्यू देखिए मिलेगी, x1 डैश की वैल्यू, x2 डैश की वैल्यू। तो देखिए x1 डैश की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x1 डैश इक्वल टू 3/2 सॉरी 9/2, ये है 9/2। x2 डैश की वैल्यू मिल गई 3/2, x2 डैश की वैल्यू मिल गई 3/2। और हमारी अब देखिए x1 डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब कुछ मिली नहीं है हमें तो जीरो हो गई। x2 डबल डैश की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखिए ये वैल्यूज मिलेगी हमें। अब इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या मिल जाएगा हमें, x1 हमें पीछे हमने देखा था x1 बराबर हमने क्या मान लिया था, पुट किया था वहाँ पे, तो वैसे लिख देंगे जैसा था। x1 इक्वल टू क्या पुट किया, x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, यही तो पुट किया था। तो देखिए यहाँ से हम देख लेंगे x1 की वैल्यू लगाएंगे क्या है 9/2 x1 डैश की वैल्यू, और माइनस x1 डबल डैश की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो इसकी x1 की वैल्यू क्या आ गई 9/2। अब ऐसे ही हम देखेंगे x2 बराबर क्या लिया था हमने, x2 इक्वल टू लिया था x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। तो यहाँ से x2 डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से क्या मिली थी हमें, x2 डैश की वैल्यू 3/2 माइनस x2 डबल डैश की वैल्यू क्या मिली थी, जीरो। तो यहाँ पे क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या आ गई 3/2। सॉरी यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे हाँ ठीक है बिल्कुल। देखिए x1 की वैल्यू हमें मिलेगी 9/2, x2 की वैल्यू मिलेगी 3/2। अब हमें मैक्स जेड निकालना है, क्या निकालना है, मैक्स जेड तो निकालना है। तो मैक्स जेड इक्वल टू हमारा क्या था, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये था, मैक्स जेड इक्वल टू 2x1 प्लस के 3x2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x1 प्लस के 3x2। अब यहाँ से देखिए 2 की वैल्यू लगा देंगे, x1 की वैल्यू क्या थी, x1 की वैल्यू आई 9/2, यहाँ पे 9/2 लगा देंगे, प्लस x2 की 3, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू आई 3/2, तो यहाँ से 3/2 लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए हमें 2 से 2 कैंसिल, 9 आ गए, 9 प्लस 3 3 जा 9/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए हमको मिल गया यहाँ से, देखिए मिल गया 27/2 मिल गया। तो मैक्स जेड इक्वल टू 27/2, 27/2 यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।